नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के हमारे दूसरे अध्याय को पढ़ रहे थे। हमारे दूसरे अध्याय का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। और इस अध्याय के पिछले भाग यानी 5वें भाग में हमने इस अध्याय का सैद्धांतिक पक्ष पूरा कर लिया था और हमने इस अध्याय में समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली मुख्य शब्दावली को और कुछ मुख्य संकल्पनाओं को समझा है। और आज हम हमारे इस अध्याय का भाग 6 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो भाग 6 है इसका संबंध किससे है? हमारे अभ्यास प्रश्नों से। तो इसमें हम अभ्यास प्रश्नों का पहला हिस्सा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 1 जो है वो आपके समक्ष है, व्यक्ति के साथ आरंभ होने वाली संकल्पना है। तो कौन सी संकल्पना व्यक्ति के साथ ही आरंभ हो जाती है, उसके जन्म के साथ ही आरंभ हो जाती है? विकल्प अ है परिस्थिति और भूमिका, विकल्प ब है सामाजिक स्तरीकरण, विकल्प स है सामाजिक नियंत्रण और विकल्प द है सामाजिक परिवर्तन। तो बिल्कुल इनमें से व्यक्ति के साथ ही आरंभ हो जाने वाली जो संकल्पना है वो है विकल्प ए परिस्थिति और भूमिका। तो जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे एक विशेष परिस्थिति और भूमिका प्राप्त हो जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, जो संकल्पना समाजशास्त्रियों की समाज के समूहों के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं को समझने के सरोकारों को प्रतिबिंबित करती है वह है। तो ऐसी कौन सी संकल्पना है जो समाजशास्त्रियों द्वारा समाज के समूहों के मध्य जो संरचनात्मक असमानताएं हैं उनको समझने के सरोकार को या उसके अर्थ को समझने को प्रतिबिंबित करती है? तो विकल्प अ है प्राथमिक समूह, विकल्प ब है द्वितीयक समूह, विकल्प स है सामाजिक स्तरीकरण और विकल्प द है सामाजिक नियंत्रण। तो बिल्कुल बच्चों आपने पहचान ही लिया होगा यहाँ सही उत्तर क्या है, सामाजिक स्तरीकरण। जो विकल्प स है यही यहाँ सही उत्तर है, क्योंकि हम जानते हैं कि समाजशास्त्रियों द्वारा कोई भी समाजों के जो समूह हैं वहाँ संरचनात्मक असमानताओं को समझने के लिए सामाजिक स्तरीकरण की संकल्पना का ही उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का नहीं है? तो नीचे कुछ विकल्प हैं और उनमें से आपको यह देखना है कि कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का नहीं है। तो विकल्प अ है आमने सामने का घनिष्ठ संबंध, विकल्प ब है सदस्यों के संपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप, विकल्प स है सदस्यों में आत्मीयता और विकल्प द है विशिष्ट उद्देश्य। तो बिल्कुल हम प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि प्राथमिक समूहों में आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। प्राथमिक समूहों के जो सदस्य हैं वे आपसी जो उनका जीवन है उसमें संपूर्ण जीवन में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करते हैं और साथ के साथ सदस्यों में आत्मीयता भी पाई जाती है। लेकिन विकल्प द विशिष्ट उद्देश्य, यह विकल्प प्राथमिक समूह के संदर्भ में सही नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाता है द विशिष्ट उद्देश्य। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है? तो 4 विकल्पों में से कौन सा अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है यह हमें जानना है। तो विकल्प अ है भीड़, विकल्प ब है परिवार, विकल्प स है परिस्थिति समूह और विकल्प द है आयु एवं लिंग समूह। तो बिल्कुल बच्चों आप पहचान पा रहे होंगे कि भीड़, परिस्थिति समूह और आयु एवं लिंग समूह ये तो वास्तव में अर्ध समूह के ही उदाहरण हैं, लेकिन ब परिवार जो है वो अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। तो हमारा उत्तर होता है ब परिवार। प्रश्न संख्या 5 है, द्वितीयक समूह का उदाहरण है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से आपको द्वितीयक समूह को पहचानना है। विकल्प अ है परिवार, विकल्प ब है ग्राम, विकल्प स है मित्र मंडली और विकल्प द है सरकारी कार्यालय। तो जो शुरुआती 3 विकल्प है परिवार, ग्राम और मित्र मंडली, ये तो वास्तव में प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं और यहाँ हमसे पूछा गया है द्वितीयक समूह के बारे में। तो बिल्कुल सरकारी कार्यालय जो है वो एक द्वितीयक समूह है। तो हम यहाँ उत्तर द सरकारी कार्यालय रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है,
अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा के जनक हैं, यानी किस समाजशास्त्री ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा प्रस्तुत की थी। विकल्प ए है विलियम ग्राहम समनर, विकल्प बी है एम.एन. श्रीनिवास, विकल्प सी है रॉबर्ट रेडफील्ड और विकल्प डी है चार्ल्स कूले। तो ये जो अवधारणा है अंतः समूह और बाह्य समूह की, यह प्रस्तुत की गई थी विलियम ग्राहम समनर द्वारा। तो यहाँ प्रश्न संख्या 6 में हमारा उत्तर होता है विकल्प ए विलियम ग्राहम समनर। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। तो कुछ विकल्प दिए हैं और उनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। तो विकल्प ए दिया गया है शिक्षा, विकल्प बी है लिंग, विकल्प सी है जन्म और विकल्प डी है आयु। तो बिल्कुल आप यहाँ पहचान पा रहे होंगे बच्चों कि लिंग, जन्म और आयु जो है ये तीनों तो प्रदत्त परिस्थिति के ही आधार हैं, लेकिन शिक्षा जो है वो अर्जित परिस्थिति का आधार है। तो यहाँ हमारा उत्तर होता है विकल्प अ शिक्षा। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। तो यहाँ कुछ आपको विकल्प दिए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। विकल्प ए है कानून, विकल्प बी है परिवार, विकल्प सी है गुप्तचर संस्था और विकल्प डी है पुलिस। तो यहाँ पर आपको जो ढूंढना है वो ढूंढना है अनौपचारिक साधन कौन सा है सामाजिक नियंत्रण का, यानी कि बाकी 3 औपचारिक साधन हैं। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि कानून, गुप्तचर संस्था और पुलिस जो हैं ये औपचारिक साधन हैं सामाजिक नियंत्रण के, लेकिन विकल्प बी परिवार यहाँ हमारा उत्तर होगा, क्योंकि परिवार वास्तव में सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन होता है। प्रश्न संख्या 9 है अर्ध समूह से क्या आशय है। तो अर्ध समूह का क्या अर्थ है ये हमें यहाँ बताना है। उत्तर देखिए, अर्ध समूह एक समुच्चय होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। तो अर्ध समूह के बारे में हमें याद रखना है कि वास्तव में ये एक प्रकार का समुच्चय होता है, लेकिन इस समुच्चय में संगठन की या संरचना की व्यवस्था की कमी होती है और साथ के साथ इस समुच्चय के समूह के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति एक समूह के रूप में अनभिज्ञ होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है एक सामाजिक समूह से क्या तात्पर्य है। तो एक सामाजिक समूह हम किसे कह सकते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं। एक सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। बिल्कुल सामाजिक समूह का जो अर्थ है वो यही है कि कुछ ऐसे निरंतर अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति जो कि किसी समाज में कुछ समान रुचियों को, संस्कृतियों को, मूल्यों को या मानकों को बांटते हैं, यानी उनके कुछ समान रुचि, मानक, संस्कृति, मूल्य आदि होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है परंपरागत और आधुनिक समाजों की अंतःक्रिया के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो परंपरागत समाज और आधुनिक समाजों में जो अंतःक्रिया होती हैं उनमें क्या अंतर होते हैं, उन्हें हमें यहाँ बताना है। तो देखिए, परंपरागत समाजों में नज़दीकी, घनिष्ठ और आमने सामने की अंतःक्रिया होती है, जबकि आधुनिक समाजों में अवैयक्तिक, अनासक्त तथा दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है ये अंतर कि जो परंपरागत छोटे समाज हुआ करते थे वहाँ पर काफ़ी नज़दीकी, घनिष्ठ और आमने सामने या प्रत्यक्ष अंतःक्रिया अधिक हुआ करती थी, जबकि आज के जो आधुनिक समाज हैं यहाँ पर अवैयक्तिक, अनासक्त तथा दूरस्थ अंतःक्रिया अधिक होती है। अवैयक्तिक यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्ष जो मेल जोल है, मिलाप है, वो बहुत अधिक नहीं होता है। अनासक्त अंतःक्रिया होती है, यानी एक दूसरे की भावनाओं से वे अनभिज्ञ होते हैं। उसके अलावा एक दूरस्थ प्रकार की अंतःक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 12 है द्वितीयक समूह से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए, द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तथा उसके सदस्यों में औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये लक्ष्योन्मुख होते हैं, जैसे विद्यालय, सरकारी कार्यालय, छात्र संघ आदि। तो बिल्कुल हमें याद रखना है बच्चों कि जो द्वितीयक समूह होते हैं ये वास्तव में अक्सर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और
इसके जो सदस्य होते हैं, किसी भी द्वितीयक समूह के जो सदस्य होते हैं, वे अनौपचारिक और अवैयक्तिक रूप से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उसके कुछ उदाहरण हमें याद रखने हैं, जैसे विद्यालय है, सरकारी कार्यालय है, छात्र संघ है। और यहाँ पर जो अंतःक्रिया होती है इस समूह के रूप में, यह लक्ष्योन्मुख होती है। जैसे आप सभी छात्र एक समूह के रूप में कक्ष में आते हैं, यहाँ आपका जो संपूर्ण विद्यालय है वो भी एक प्रकार का समूह है, लेकिन कैसा समूह है? द्वितीयक समूह, क्योंकि वहाँ जो सभी सदस्य आ रहे हैं वो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। सभी छात्र वहाँ अपनी अपनी कक्षाओं में पढ़ने आ रहे हैं, सभी अध्यापक वहाँ अपना अपना विषय पढ़ाने आ रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी लोग वहाँ आते हैं किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में ही आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, समुदाय के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो एक समुदाय के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, उन्हें हमें यहाँ बताना है। उत्तर है, समुदाय के 3 प्रमुख आवश्यक तत्व बताए जा सकते हैं। तो किसी भी समुदाय में 3 प्रमुख आवश्यक तत्व बताए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तियों का समूह, तो एक समुदाय भी व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरा जो है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, तो किसी भी समुदाय की अवधारणा को जब हम समझते हैं तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही व्याप्त होता है। और तीसरी बात है हम की भावना, तो किसी भी समुदाय में हम की भावना अवश्य होती है। तो समुदाय हम किसे कहते हैं? कुछ व्यक्तियों का समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और उन सभी में हम की भावना पाई जाती है, तो हम उसे समुदाय का नाम देते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, अंतः समूह की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अंतः समूह क्या है, इसकी 2 विशेषताएं हमें बतानी है। उत्तर है, अंतः समूह की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, अंतः समूह वह समूह होता है जिसके सदस्य परस्पर हम की भावना से बंधे रहते हैं। तो अंतः समूह में भी एक खास महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि अंतः समूह ऐसा समूह है जिसके सभी सदस्य हम की भावना से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरी विशेषता है, व्यक्ति जिस समूह से संबंधित है अपनी पहचान बनाता है, वही उसका अंतः समूह होता है। वास्तव में एक व्यक्ति अपने आप को जिस समूह से संबंधित मानता है, अपनी पहचान जिस समूह के आधार पर बनाता है, वही उसका अंतः समूह होता है। और अन्य सभी समूह जिससे उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जिससे उसकी पहचान नहीं है, वे बाह्य समूह कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, संदर्भ समूह कौन से होते हैं? तो संदर्भ समूह क्या हैं, ये कौन से होते हैं, ये हमें देखना है। देखिए, किसी भी समूह के लोगों के लिए वे दूसरे समूह जिनको वे आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, संदर्भ समूह कहलाते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे कि किसी भी समूह के लोगों के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अन्य समूह जिन्हें कि वे आदर्श की तरह देखते हैं, ऐसे समूह जिनका वे सदस्य नहीं हैं लेकिन वे उस समूह को एक आदर्श मानते हैं, तो ऐसे समूह के जैसा वे बनना चाहते हैं और ऐसे समूह को ही संदर्भ समूह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, सामाजिक स्तरीकरण से क्या आशय है? तो सामाजिक स्तरीकरण से क्या आशय है या क्या अर्थ है, ये हमें यहाँ देखना है। उत्तर है, किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण है। तो किसी भी समाज व्यवस्था में, किसी समाज विशेष में व्यक्तियों के ऊंचे और नीचे क्रम में जो विभाजन किया जाता है, उस विभाजन को ही हम सामाजिक स्तरीकरण का नाम देते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन आने के कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत में यानी हमारे देश में जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो इस परिवर्तन के कई सारे कारण हैं और उनमें से हमें यहाँ 2 कारण बता रहे हैं। तो आइए, भारत में जो 2 कारण है वो क्या है। पहला है नगरीकरण की बढ़ती प्रक्रिया। तो भारत में समय के साथ नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ी है और नगरीकरण के बढ़ने के कारण ही भारत में जाति व्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा दूसरा है लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के तहत जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो नगरीकरण के अलावा एक महत्वपूर्ण जो
कारक है जिसने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है वो है लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को अपनाया गया है। तो इस लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के तहत या इसके कारण जातीय व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रस्थिति से क्या तात्पर्य है। तो प्रस्थिति से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, ये हमें यहाँ बताना है। तो उत्तर देखिए बच्चों, प्रस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। तो बिल्कुल प्रस्थिति के बारे में हमने अध्याय में पढ़ा था और प्रस्थिति का अर्थ यह है कि कोई विशेष सामाजिक स्थिति और उस स्थिति से जुड़े निश्चित अधिकार और कर्तव्य ही प्रस्थिति कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भूमिका संघर्ष से क्या आशय है। तो बिल्कुल हमने भूमिका संघर्ष की भी चर्चा अध्याय में की थी। आइए देखते हैं भूमिका संघर्ष से क्या आशय है। तो उत्तर है, कभी कभी व्यक्ति को दो अलग अलग परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है और यदि उनमें असंगतता हो और उससे मानसिक अंतर्द्वंद का अनुभव होने लगे तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को अलग अलग परिस्थितियों में हम कहें कि किसी व्यक्ति विशेष को दो अलग अलग परिस्थितियों में जो भूमिका संबंधित है उस भूमिका को एक साथ एक ही समय पर निभाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में यदि उन भूमिकाओं में असंगतता होती है, यानी काफ़ी विपरीत प्रकार के व्यवहार वहाँ अपेक्षित होते हैं और उससे व्यक्ति को मानसिक अंतर्द्वंद अनुभव होने लगता है, मानसिक रूप से एक द्वंद्व उसमें पैदा होने लगता है, तो उसे ही हम भूमिका संघर्ष का नाम देते हैं। तो हमने अपने अध्याय में उदाहरण देखा था एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला का। तो उस महिला को जहाँ उसके कार्यस्थल पर अपेक्षा की जाती है कि वह बिल्कुल एक बहुत ही व्यावसायिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी, वहीं उसके परिवार में भी उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ही भली प्रकार से निभा पाएगी। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, जन रीतियाँ क्या हैं। तो जन रीतियों का अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। जन रीतियाँ समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं जो सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित करती हैं। तो बिल्कुल हम याद रखेंगे इस बात को कि जन रीतियाँ क्या है, तो किसी भी समाज में व्यवहार करने की कुछ स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियाँ होती हैं, यानी ऐसी विधियाँ जो किसी भी समाज में स्वीकारी जाती हैं, जो अपेक्षाएं की जाती हैं उसके अनुसार वहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जन रीतियाँ जो हैं ये सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित करने का कार्य करती हैं। तो किसी भी समाज विशेष में जो मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विधियाँ हैं वो यदि व्यक्ति करता है तो उस समाज विशेष का जो सामाजिक ढांचा है वो व्यवस्थित बना रहता है। प्रश्न संख्या 21 है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं लिखिए। प्राथमिक समूह की कई विशेषताएं हो सकती हैं, आइए देखते हैं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम, आमने सामने के नज़दीकी और घनिष्ठ संबंध। तो किसी भी प्राथमिक समूह में आमने सामने के नज़दीकी घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में नज़दीकी, घनिष्ठ और आमने सामने की अंतर्क्रिया होती है, अतः उनके संबंध घनिष्ठ व नज़दीकी होते हैं। जैसे परिवार के सदस्यों के बीच संबंध अति घनिष्ठ होते हैं। तो परिवार एक उदाहरण है प्राथमिक समूह का, और आप जानते हैं कि किसी भी परिवार में बहुत ही घनिष्ठ और नज़दीकी संबंध होते हैं या आमने सामने की या प्रत्यक्ष अंतःक्रिया अधिक पाई जाती हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है संबंधों की लंबी अवधि। तो किसी भी प्राथमिक समूह में जो संबंध है वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो संबंधों की घनिष्ठता के लिए संबंधों का लंबे समय तक बना रहना आवश्यक है। अब क्योंकि संबंध लंबे समय तक बने रहते हैं इसीलिए संबंधों की घनिष्ठता उत्पन्न होती है। तीसरी विशेषता है संबंधों का अति विशिष्ट स्वरूप। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्राथमिक समूह में वास्तव में संबंध किसी विशेष स्वार्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होते हैं। ये संबंध वैयक्तिक और स्वाभाविक होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन तथा मित्र के पारस्परिक
पारस्परिक संबंध। तो आप जानते हैं कि आपके परिवार के लोगों से आपके संबंध, जैसे आपके माता पिता से आपके संबंध, आपके भाई बहनों से संबंध, आपके मित्रों से आपके जो पारस्परिक संबंध हैं, ये काफ़ी वैयक्तिक होते हैं। यानी हम सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के लिए हम विशेष परिस्थितियों में कुछ ना कुछ करने का, या हम कहें कि एक प्रकार से हमेशा दूसरे के लिए बने रहने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ये बहुत ही स्वाभाविक प्रकार के संबंध होते हैं। चौथी विशेषता है सीमित आकार तथा सीमित सदस्यता। प्राथमिक समूहों का आकार सीमित होता है और इसकी सदस्यता सीमित होती है। तो किसी भी प्राथमिक समूह का जो आकार है वो काफ़ी सीमित होता है और उसकी सदस्यता भी निश्चित ही सीमित होती है। पांचवी विशेषता है सदस्यों में आत्मीयता। प्राथमिक समूहों के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना, एक दूसरे के प्रति विश्वास तथा आत्मीयता की भावना होती है। तो स्पष्ट है बिल्कुल कि किसी भी प्राथमिक समूह में वास्तव में आपसी आत्मीयता यानी एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति विशिष्ट भावनाएं जुड़ी होती हैं। छठी विशेषता है सदस्यों के संपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप। प्राथमिक समूह के सदस्य समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इसी कारण समूह के जो सदस्य हैं उनका आपसी जीवन में संपूर्ण या पूर्ण हस्तक्षेप पाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समुदाय और समाज कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इनका अंतर हमें समझना है। तो उत्तर देखते हैं। समाज और समुदाय में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, समुदाय व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण अमूर्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे कि समुदाय को हम व्यक्तियों के विशेष समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो कि किसी निश्चित स्थान पर रहते हैं, उनमें हम की भावना होती है। तो समुदाय वास्तव में मूर्त है, लेकिन समाज की जब हम बात करते हैं तो यह सामाजिक संबंधों का एक जाल है, यानी इसका मूर्त रूप नहीं है। जो समाज है वो कैसा है, अमूर्त है। दूसरा जो अंतर है वो हम समझेंगे। समुदाय में सामुदायिक भावना होती है, इसलिए इसमें सहयोगात्मक या संगठनात्मक संबंधों की प्रमुखता होती है। तो किसी भी समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है और इस कारण इसमें सहयोगात्मक या संगठनात्मक संबंध बहुत प्रमुखता से पाए जाते हैं। यानी आप सदस्य जो हैं वो आपस में सहयोग करते हैं और एक बहुत ही संगठित सा व्यवहार करते हैं, जबकि समाज में संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अब समाज जो कि वास्तव में अमूर्त अवधारणा है, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि संगठनात्मक और विघटनात्मक यानी विघटन से संबंधित संबंध जो हैं दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तीसरा बिंदु है समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, लेकिन समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि हमने जाना कि समुदाय मूर्त होता है और इसी कारण समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, लेकिन समाज अमूर्त प्रकृति का होता है और किसी समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। चौथा बिंदु है समुदाय समाज की तुलना में लघु होता है। एक समाज में एक से अधिक समुदाय होते हैं। तो बिल्कुल समुदाय जो है वो समाज की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, लघु होता है और किसी एक समाज विशेष में एक से अधिक समुदाय सम्मिलित हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है अंतर समूह तथा बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर समूह और बाह्य समूह एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इस अंतर को हमें जानना है। उत्तर है अंतर समूह और बाह्य समूह में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, अंतर समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि बाह्य समूह में हम की भावना नहीं पाई जाती। तो किसी भी अंतर समूह में हम की भावना होती है, लेकिन बाह्य समूह में ये हम की भावना नहीं होती। दूसरा अंतर है अंतर समूह में व्यक्तियों के बीच एकता की भावना पाई जाती है, जबकि बाह्य समूह में व्यक्तियों के बीच एकता की भावना नहीं पाई जाती। तो कोई भी अंतर समूह हो, उस अंतर समूह में जो सदस्य हैं उनके बीच में एक एकता की भावना पाई जाती है, लेकिन बाह्य समूह के प्रति किसी व्यक्ति में ऐसी एकता की भावना नहीं पाई जाती। तीसरा अंतर है अंतर समूह में सामाजिक निकटता, निष्ठा,
निष्ठा तथा सहयोग पाए जाते हैं, जबकि बाह्य समूह में सामाजिक दूरी, उपेक्षा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि किसी अंतः समूह और बाह्य समूह की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। तो एक अंतः समूह में निश्चित ही सभी सदस्य अपने आप को उस समूह से संबंधित रखते हैं, भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वहाँ पर सामाजिक निकटता, निष्ठा और सहयोग सम्मिलित होता है। लेकिन बाह्य समूह की अगर हम बात करें तो बाह्य समूह में सामाजिक दूरी है, उपेक्षा है, प्रतिस्पर्धा है, यानी अन्य सभी समूह से एक व्यक्ति सामाजिक दूरी रखता है, उनकी उपेक्षा कर सकता है, एक प्रतिस्पर्धा का भाव रखता है तथा विभिन्न बाह्य समूह में संघर्ष भी हो सकता है। चौथा अंतर है, कोई व्यक्ति जिन समूहों को अपना मानता है वे उसके लिए अंतः समूह होते हैं, और वह जिन समूहों से अपनी दूरी समझता है वे उसके लिए बाह्य समूह होते हैं। तो बिल्कुल एक व्यक्ति स्वयं को जिन समूह का सदस्य स्वीकारता है वो उसके लिए अंतः समूह होते हैं, लेकिन जिन समूहों से वह अपनी दूरी समझता है, वहाँ अपना कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है, तो वे सभी समूह उसके लिए बाह्य समूह होते हैं। पहचान की भावना ही अंतः समूह के लिए हम और बाह्य समूह के लिए वे के द्वारा दोनों में अंतर करती है। तो यह जो पहचान की या संबंधता की भावना है, यही वास्तव में अंतः समूह के लिए हम और बाह्य समूह के लिए वे जो शब्द हम उपयोग लेते हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करती है। प्रश्न संख्या 24 है, सामाजिक वर्ग क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक वर्ग की विशेषताएं हमें यहाँ बतानी हैं, आइए जानते हैं। सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, मनोभावों, प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं अथवा कुछ आधारों पर समानता की भावना से मिलते हैं, और वे इस प्रकार अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं। तो सामाजिक वर्ग या सामान्य रूप से हम जिसे वर्ग कहते हैं, उसकी अवधारणा हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि यह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कुछ निश्चित पैमानों में संबंधता रखते हैं या समान होते हैं, जैसे व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियाँ, विचार, मनोभाव, प्रवृत्तियाँ और व्यवहार जो हैं उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से समान होते हैं, और कुछ आधारों पर वे समानता की इस भावना से मिलते हैं। इन्हें ही यानी व्यक्तियों के ऐसे समूहों को ही हम वर्ग का नाम देते हैं। वर्ग की विशेषताएं, पहली विशेषता है वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है। तो बिल्कुल वर्ग की सदस्यता कैसी है, अर्जित है, यह प्रदत्त नहीं होती है। दूसरी विशेषता है वर्ग मुक्त होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ग का सदस्य बन सकता है, तो ये मुक्त होते हैं, ये बंद प्रकृति के नहीं होते हैं। तीसरी विशेषता है वर्ग के निर्धारण के आधार आय, शिक्षा, मकान का प्रकार, मोहल्ला और जीवन जीने का तरीका। वास्तव में किसी भी वर्ग के निर्धारण के कुछ मुख्य आधार हैं, जैसे कि व्यक्ति की आय, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति के मकान का प्रकार यानी किस प्रकार के मकान में वो रहता है, मोहल्ला और उसके जीवन जीने का तरीका। ये किसी भी व्यक्ति को किसी वर्ग विशेष में शामिल होने का आधार होते हैं। चौथी विशेषता है एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति समान होती है और उनमें वर्ग चेतना की भावना पाई जाती है। तो किसी भी वर्ग के जो विभिन्न सदस्य हैं, विभिन्न लोग हैं, उनकी सामाजिक परिस्थिति लगभग समान होती है और साथ ही उनमें वर्ग चेतना की भावना भी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 25 है बच्चों, परिस्थिति और भूमिका में संबंध बताइए। तो परिस्थिति और भूमिका कैसे एक दूसरे से संबंधित है, आइए जानते हैं। उत्तर है परिस्थिति और भूमिका में संबंध। परिस्थिति और भूमिका के संबंध को अग्र प्रकार स्पष्ट किया गया है। तो आगे हम इसको देख रहे हैं कि इसे कैसे स्पष्ट किया जाता है। पहला बिंदु है युगल संकल्पना। तो ये दोनों यानी परिस्थिति और भूमिका युगल संकल्पनाएं मानी जाती हैं। तो परिस्थिति और भूमिका को प्राय युगल संकल्पनाओं की तरह देखा जाता है। प्रत्येक सामाजिक स्थिति में परिस्थिति और भूमिका युग्म होते हैं। तो किसी भी सामाजिक स्थिति में परिस्थिति और भूमिका दोनों एक युग्म की तरह जुड़े होते हैं। व्यक्ति स्वयं सामाजिक व्यवस्था की इकाई के संदर्भ में परिस्थितियों एवं भूमिकाओं का एक मिश्रित
नियमित बंडल है। वास्तव में यदि हम किसी भी व्यक्ति की बात करें तो वह एक सामाजिक व्यवस्था की इकाई के रूप में हम उसे देख सकते हैं, और उस इकाई के रूप में वह विभिन्न परिस्थितियों और भूमिकाओं का एक मिश्रित बंडल है। तो कोई भी व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कई सारी परिस्थितियों और भूमिकाओं का एक मिश्रित बंडल है। दूसरा, परस्पर पूरक। तो ये जो अवधारणाएं हैं परिस्थिति और भूमिकाओं की, ये परस्पर पूरक अवधारणाएं हैं। परिस्थिति और भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित अवधारणाएं हैं। भूमिका कर्तव्यों की और परिस्थिति अधिकारों की प्रतीक है। वास्तव में हमारी भूमिका हमारी सामाजिक स्थिति से जुड़े कर्तव्यों की, और हमारी परिस्थिति उस सामाजिक स्थिति से जुड़े अधिकारों की प्रतीक होती है। ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो ये दोनों वास्तव में एक दूसरे के बिना अधूरी ही रहती हैं। तीसरा बिंदु है, भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारिक पक्ष है। तो भूमिका जो है वो परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं और भूमिकाएं निभाई जाती हैं। अतः परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है। तो यहाँ हम याद रखेंगे इस बात को, हमने अध्याय में भी चर्चा की थी कि परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं और भूमिकाएं निभाई जाती हैं, और इसी कारण परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है। यह वह भूमिका है जो समाज में नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है। तो वास्तव में कोई भी ऐसी भूमिका जो समाज में नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है, उसे ही हम परिस्थिति का दर्जा देते हैं। चौथा बिंदु है, देश, काल और परिस्थिति सापेक्ष संबंध। तो परिस्थिति और भूमिका में देश, काल के आधार पर और परिस्थिति के आधार पर एक सापेक्ष संबंध पाया जाता है। परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध देश, काल और परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। तो बिल्कुल किसी भी देश काल में समय के परिवर्तन के साथ जो सापेक्ष स्थितियां बनती हैं, उन्हीं के अनुसार परिस्थिति और भूमिका के जो संबंध हैं वे भी बदलते रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय के इस छठे भाग में अभ्यास प्रश्नों का पहला हिस्सा पूर्ण कर लिया है, और अब हम अगले वीडियो यानी कि जो हमारे इस अध्याय का अंतिम भाग होगा, भाग 7, वहाँ अभ्यास प्रश्नों का जो दूसरा हिस्सा है उसे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।